भोपाल से खबर जहां पे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। मनमानी पर एनडीटीवी से भोले बोले हैं भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह। प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाने की बना रहे हैं कार्य योजना। मनमानी रोकने की कार्य योजना बनेगी देश में नजीर। एक हफ्ते के अंदर कार्य योजना का जारी होगा आदेश। एक हफ्ते के अंदर कलेक्टर आदेश जारी करेंगे। अब 2 से 3 साल तक स्कूल नहीं बदल पाएगा यूनिफॉर्म और सिलेबस चेंज करने की जानकारी देनी होगी बाकायदा स्कूल को, और 1 साल पहले कलेक्टर कार्यालय को जानकारी भी देनी होगी। स्कूल में अपने स्कूल यूनिफॉर्म कोर्स का देना होगा सैंपल, और कोई भी दुकानदार बेच सकेगा यूनिफॉर्म और कोर्स। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर एनडीटीवी की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने एनडीटीवी से कहा है कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने की बाकायदा वो कार्य योजना बना रहे हैं, जो एक नज़ीर पेश होगी न सिर्फ प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर कलेक्टर कार्य योजना का आदेश भी जारी करेंगे, और उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। प्राइवेट स्कूलों की मनमार्जी जिसमें वो पेरेंट्स को प्रेशराइज करते हैं किसी एक खास दुकान से यूनिफॉर्म और बुक्स खरीदने को लेकर, इस मामले को सीएम मोहन यादव ने गंभीरता से लिया है और स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जो कलेक्टर्स हैं उनको निर्देश दिए हैं कि इस तरह की शिकायत आने पर कड़ी कार्रवाई करें। कलेक्टर भोपाल कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आपने भी इसी तरह का आदेश निकाला था और अब जब सीएम ने संज्ञान लिया है तो क्या कुछ रुख रहेगा आपका? देखिए क्या है, एक तो जो अभी आपसे हमारी चर्चा हुई थी कि हम कोई शिकायत करेगा उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे, स्कूलों को प्रेशर न करें, इस पे काम करेंगे। वो जो स्कूल और बुक स्टोर के बाहर नंबर भी चस्पा वो नंबर हम चस्पा करा देंगे। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है कि ये जो पेरेंट्स की शिकायतें आती हैं उसके लिए मैं एक कार्य योजना बना रहा हूँ और बहुत जल्द आदेश आ जाएगा। उसके क्या मेन पॉइंट रहेंगे? उसके मेन पॉइंट ये रहेंगे कि अभी एक ही दुकान पे पेरेंट्स जाते क्यों हैं, क्योंकि पर्टिकुलर स्कूल की जो संबंधित प्रकाशक की बुक्स हैं वो पर्टिकुलर एक दुकान पे ही अवेलेबल होती है। अभी मैं उसके संदर्भ में आदेश जारी करने जा रहा हूँ। उसमें ये रहेगा कि कोई भी स्कूल रैंडम अपना सिलेबस और प्रकाशक बदल नहीं पाएगा। वो मिनिमम 2 से 3 साल रखना पड़ेगा उसे एक, और अगर उसे बदलना है तो कम से कम 1 साल पहले वो जिला शिक्षा अधिकारी को और कलेक्टर कार्यालय को सूचित करेगा। एक दूसरा पॉइंट मैं ये करने जा रहा हूँ कि वो पूरी सूची की कौन कौन सी बुक हैं, वो किस किस प्रकाशक की हैं, किन स्कूलों में चलती हैं, वो हम पब्लिश करेंगे 1 साल पहले। और इसीलिए हम ये करेंगे कि वो रैंडम बदल नहीं पाएगा बिना हमारे अप्रूवल के। फिर वो हम पब्लिश करेंगे। फिर कोई भी दुकानदार वो ड्रेस पर्टिकुलर जैसी स्कूल चला रहा है या जिन प्रकाशकों की बुक चला रहे हैं वो उस प्रकाशक से खरीद सकता है। और अगर प्रकाशक के पास कोई ऑर्डर प्लेस होता है और ये पाया गया कि वो एक ही दुकान को सप्लाई कर रहा है तो उस प्रकाशक के ऊपर भी एफआईआर होगी, उस पर भी कठोर कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ जो तो इससे क्या होगा कि वो बुक्स बहुत सारी दुकानों पे अभी अवेलेबल नहीं है। समस्या यही आती है सर कि एक दुकान पे होती है, अगर 4 दुकानों पे होगी तो ये पूरी व्यवस्था मैं ऑर्डर उसका निकालने जा रहा हूँ। वो पूरी व्यवस्था मैं चेंज कर दूंगा। तो इस साल हो सकता है उतनी इफेक्टिवनेस ना आए, बट हमेशा के लिए फिर ये समस्या खत्म हो जाएगी। उसको फिर वो हर जगह अवेलेबल रहेगी सप्लाई। देखिए क्या है, पूरी जो मार्केट मैकेनिज्म है वो क्या है, एक ही जगह अवेलेबल है। तो एक आदमी की मोनोपोली है। वो मैं ऐसा व्यवस्था बनाऊंगा कि हर जगह अवेलेबल हो। तो और जैसे मैं जिला शिक्षा कार्यालय में कि भाई हर स्कूल का सैंपल रखा हो, ऐसा बनेगा। जो उसको बनाना चाहे आदमी बना के अपने यहाँ टांग ले। तो ड्रेस की मोनोपोली खत्म। जैसे जूते में कोई मोनोपोली नहीं है, क्योंकि जूता एक ही प्रकार, टाई में मोनोपोली, बेल्ट में भी कुछ लिखा होता है, टाई में भी लिखा होता है। बेल्ट और टाई में मोनोपोली है। तो वो मैं सैंपल रखा के हर किसी को कि भाई वैसा जो चाहे वो वैसा बना ले। तो ये मैं व्यवस्था कर दूंगा। दूसरा, इस स्कूल में इस प्रकाशक की ये वाली किताबें जिसका पीडीएफ अवेलेबल है, ये प्रकाशक छाप रहा है। अगर उसका कॉपीराइट है तो ठीक है, नहीं है तो दूसरा छाप सकता है, लेकिन छाप उसको कम से कम सकते हैं। और अगर वो कोई दूसरा दुकान वाला उस पब्लिशर से खरीदने आएगा तो उसे देना पड़ेगा। तो क्या होगा, वो दुकानें 10 दुकानों पे अवेलेबल हो जाएंगी वो किताबें। तो या अभी कई बार आपने देखा होगा वो तो कॉपी भी पर्टिकुलर किस्म की कर देते हैं, इसी किस्म की कॉपी। तो कॉपी पर्टिकुलर किस्म, स्टैंडर्ड किस्म रहेगा, ऐसी अंग्रेजी की, ऐसी हिंदी की, ऐसी मैथमेटिक्स की, ऐसी कॉपी आप चला सकते हैं। वो भी मैं ऑर्डर कर दूंगा। तो मैं इसको मतलब लॉन्ग टर्म में ये मोनोपोली कैसे खत्म हो, इस पर मैं काम कर रहा हूँ। ये
इस साल तो इमीडिएट ये इतना पूरा ड्रास्टिक चेंज संभव नहीं है, सब दुकानदार प्रकार से कैसे, बट 1 साल के भीतर मैं इसको इरेज कर दूंगा, ऐसी मेरी प्लानिंग है। हफ्ते के अंदर माने कि ये ऑर्डर इशू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो ये थे कलेक्टर भोपाल कौशलेंद्र विक्रम सिंह, जिन्होंने बताया कि वो 1 हफ्ते के अंदर ऐसी कार्य योजना बनाने वाले हैं जिसका इस साल से इम्प्लीमेंट होना मुश्किल है, लेकिन अगले साल से जो इम्प्लीमेंट होगा तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कलेक्टर ने कार्य योजना के बारे में हमें बताया, अगर इस पे अमल होता है तो ये पूरे देश में एक नजीर साबित होगा। कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ एनडीटीवी के लिए भोपाल से इजहार हसन खान। इजहार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। इजहार, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की खबर को लगातार एनडीटीवी प्रमुखता से दिखाते रहा है और उसी का असर हुआ है। आपने बातचीत की कलेक्टर से, कब तक ये गाइडलाइंस जारी होगी और कभी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा प्रशासन के द्वारा? देखिए, जिस तरह से जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो उनकी मनमार्जी है, जिस तरह से चाहे यूनिफॉर्म खरीदना हो, चाहे बुक्स खरीदना हो, चाहे जो है टाई खरीदना हो, बेल्ट खरीदना हो, शूज़ खरीदना हो, सबकी एक दुकान फिक्स है। आपको फलाने स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना है तो फलानी दुकान पर उसकी किताबें मिलेंगी, उसका सिलेबस मिलेगा, उसके कोर्स मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो ये मनमर्जी है प्राइवेट स्कूलों की, इस पर लगातार एनडीटीवी खबर चला रहा है। बाकायदा मुहिम के तहत एनडीटीवी ने खबर चलाई कि कब इन जो स्कूल संचालक है इनकी जो मनमर्जी है उस पर लगाम लगेगी। हमने आज दोपहर में भी शो किया था, जिसमें हमने कई सारे पेरेंट्स से बात की थी, हमने कई सारे दर्शकों ने भी अपने सुझाव दिए थे हमें। उसके बाद फिर जब हम कलेक्टर भोपाल कौशलेंद्र विक्रम सिंह के पास पहुंचे और हमने उन्हें बताया, तो उन्होंने जानकारी दी। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी कार्य योजना बना रहा हूं जिसके बाद मैं एक आदेश जारी करूंगा और कहीं ना कहीं ये आदेश पूरे देश में नजीर साबित होगा। क्योंकि अगर हम बात करें स्कूलों पर मनमर्जी, जो स्कूलों की मनमर्जी है उसे खत्म करने की, समाप्त करने की, तो उसमें सवाल ही उठता है कि अगर हम स्कूल से बोलेंगे कि किताब फलाने स्कूल से ना ले, क्योंकि सिर्फ एक ही दुकान ऐसी होती है जहां पर ये बुक्स मिलती हैं, क्योंकि पब्लिशर सिर्फ उन्हीं को बेचता है। साथ ही जो यूनिफॉर्म होता है वो उसका सैंपल भी उसी दुकान के पास होता है। अगर हम उन दुकानदारों पर कार्रवाई करें, स्कूल पर कार्रवाई करें, तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो ध्वस्त हो जाएंगी और बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं मिल पाएगा, कोर्स नहीं मिल पाएगा। इसको लेकर कलेक्टर मध्य प्रदेश का नहीं है, अलग अलग राज्यों में अमूमन ये समस्याएं निकलकर सामने आती है, लेकिन इस बार कलेक्टर ने कहा है कि ऐसी कार्य योजना बनाएंगे जो नजीर पेश होगी पूरे देश के लिए। बिल्कुल, देखिए, जो पब्लिशर होता है, जिसकी किताबें जो है स्कूल में चलती हैं, जिसका सिलेबस पढ़ाया जाता है, अगर वो पब्लिशर सभी दुकानदारों को अपना जो बुक्स है वो बेच दे, तो वो जो कोर्स है वो सारी दुकानों पे अवेलेबल रहेगा। साथ ही जो स्कूल का यूनिफॉर्म का सैंपल है वो भी अगर सारे दुकानदारों के पास अवेलेबल रहे तो किसी तरह की परेशानी ना आए। तो कलेक्टर इसी को लेकर कार्य योजना बना रहे हैं कि जो 2 से 3 साल तक जो कोई भी स्कूल है वो अपना सिलेबस चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि बार बार सिलेबस चेंज करते हैं तो बुक्स चेंज होती हैं, कोई यूनिफॉर्म चेंज नहीं कर पाएगा। और अगर किसी को अपना सिलेबस चेंज करना है, यूनिफॉर्म चेंज करना है, तो 1 साल पहले कलेक्टर को सूचना दी जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बुक्स होती है, जो उनमें पब्लिशर होता है, पब्लिशर की बुक्स ही एक ही दुकान पे मिलती हैं, उसको रोकने के लिए कलेक्टर ये कार्य योजना बना रहे हैं कि जो दुकानदार हैं, जो दुकान बुक्स सप्लाई करते हैं, वो उस पब्लिशर से कॉन्टेक्ट करेंगे और पब्लिशर को उन्हें बुक्स देना होगी। और अगर पब्लिशर ऐसा नहीं करता तो पब्लिशर पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कलेक्टर भोपाल एक टोल फ्री नंबर जारी करने वाले हैं, जिसको स्कूल्स के बाहर और बुक शॉप्स के बाहर चस्पा किया जाएगा और अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो वो उस पर शिकायत कर सकता है। तो कहीं ना कहीं एक हफ्ते के अंदर उम्मीद करते हैं जो कार्य योजना हो पूरी तरीके से सफल हो और जो अभिभावकों की समस्या आती है हर बार की तरह उनकी समस्या पूरी तरीके से रिजॉल्व हो। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब चलिए बात करते हैं ग्वालियर की, जहां पे खनन माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। खनन माफिया पर आरोप है कि ये ट्रेनी लेडी आईपीएस की लोकेशन ट्रेस करवा रहा था। और आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जो कि ट्रेनी लेडी आईपीएस की लोकेशन ट्रेस करके खनन माफिया तक पहुंचता था। और बताया जा रहा है कि ट्रेनी लेडी आईपीएस बिजौली में थाना प्रभारी के तौर पर पदस्थ होकर ट्रेनिंग कर रही थी। इस इलाके में अवैध रेत खनन की गाड़ियां निकलती है और बीते कुछ ही दिनों में ऐसे रेत के दर्जनों ट्रैक्टर पकड़कर कार्रवाई कर चुकी है और इससे रेत माफिया परेशान है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बिजौली थाना क्षेत्र में जो इलीगल माइनिंग की गतिविधियां हैं उन पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कल इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उनकी एक कोई गाड़ी है जो लोकेशंस वगैरह दे रही है, तो उसको चेक किया गया। चेक करने में जो कांस्टेबल ने चेक किया था उसके साथ मिसबिहेव हुआ तो उस पर केस रजिस्टर किया है
उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है, गाड़ी जब्त कर ली गई है। उसके मोबाइल फ़ोन की हम लोग जाँच करा रहे हैं। बेसिकली उसका जो इलीगल माइनिंग के जो ट्रक्स निकलते हैं तो ट्रक के ड्राइवरों को सूचित करता था कि कहाँ पे पुलिस का मूवमेंट है और कहाँ पे नहीं है, जिससे कि उनको फ्रीली एस्केप करा सके। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम को लेकर मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें ईवीएम को लेकर फैलाई जा रही भ्रम को दूर करने की कोशिश की गई। इस मौके पर बोलते हुए सीईओ अनुपम राजन ने कहा कि ईवीएम को लेकर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन ईवीएम को लेकर आम लोगों में कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ के अंदर मतदाता मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि विधानसभा चुनाव में ईवीएम के साथ फोटो पोस्ट करने के बाद फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि फोटो पोस्ट करने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन सर कार्यक्रम में उनका साथ उन्होंने उसको मतदान को भी जोड़ा है। आयोग के द्वारा बार बार इस तथ्य को दोहराया गया है। साथ में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछली बार भी आप लोगों के सहयोग से जो हमारा विधानसभा 2018 का जो वोटिंग परसेंटेज था उससे लगभग 2.5% का इंक्रीज हमें विधानसभा 2023 के चुनाव में हम लोगों ने अचीव किया है। और इसमें ये तभी संभव हो सका है जब आप लोगों की भी एक महती भूमिका रही है। बहुत सारे अन्य फैक्टर्स पे भी काम हुआ है, लेकिन मीडिया के द्वारा भी एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए इस पूरे कार्यक्रम में हमारी जो पॉजिटिव स्टोरीज हैं उनको जो हाईलाइट किया है, जो हमारा मिस इन्फॉर्मेशन वाली बात है उसमें विशेष रूप से उन लोगों ने ध्यान दे के और ऐसे चीजों को अपने स्तर पे भी एक बार क्रॉस वेरीफाई किया है। बेमेतरा विधानसभा का नगर पंचायत प्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच लड़ाई का अखाड़ा बन गया है। दरअसल नगर पंचायत के अध्यक्ष रास बिहारी कुर्रे ने कई पार्षदों ने अपने मुख्य पालिका अधिकारी के खिलाफ करप्शन के आरोप लगाते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव से मिलकर शिकायत की। नगर पंचायत अध्यक्ष ने बिना जानकारी कैश बुक कर हस्ताक्षर करके राशि निकालने और पार्षदों का काम नहीं होने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, लाखों रुपए की लेन देन करके नगर पंचायत की ओर से प्रस्तावित 23 दुकानों को फर्जी प्रस्ताव तैयार करके 25 दुकान खरीद दिया है और अपने लोगों को 2 दुकान आवंटित कर दिया गया है। और इन्हीं सब बातों को लेकर उप मुख्यमंत्री से शिकायत की गई है और जांच की मांग की गई है। तो वहीं सीएमओ ने कहा है कि किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई है। और ये क्या चीजें हैं? दुकान आवंटन में मैंने घालमेल किया है या कुछ किया है, आपके सामने नस्ती है परिषद की बैठक की, और इसमें स्वयं उन्हीं लोगों ने निर्णय लिया है ना। इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा है कि सीएमओ द्वारा किया गया, जबकि वो स्वयं खुद ही आवंटन करता थे। सभी के सामने ही आवंटन हुआ था, जिसकी वीडियो क्लिप्स भी हैं, कई जगहों पे खबरों पेपरों में जो चला है उसके भी है सभी जानकारी। जब अगर मैं इतना गलत था तो जिस तारीख का उन्होंने उल्लेख किया है उस तारीख पे ये पूरी रजिस्टर देख लीजिए, इसमें कहीं पे भी सीएमओ का नाम नहीं। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते कांकेर से आ रही, जहां पे आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंद्री बीजेपी में शामिल हुए। कुछ महीने पहले ही आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था। सीएम विष्णुदेव साय ने दिलाई है पार्टी की सदस्यता। एक बड़ा सेटबैक यहां पे आम आदमी पार्टी को लगा है। कोमल हुपेंद्री, जिनकी अगुवाई में विधानसभा के चुनाव लड़े थे और आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त मिली थी, उसके बाद से कोमल हुपेंद्री ने यह हवाला दिया था कि उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया था, करारी हार हुई, इसी के चलते वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं। लेकिन अब देखिए, बीजेपी का दामन थाम लिया है। सूबे के मुखिया ने बाकायदा उनकी बीजेपी में ज्वाइनिंग करवाई है। तस्वीरें उस वक्त की दिखा रही हैं जब कोमल हुपेंद्री बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाकायदा पार्टी का पटका पहनाकर उन्होंने बीजेपी में शामिल किया है। देखिए, बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक बड़ा झटका, एक बड़ा सेटबैक आम आदमी पार्टी को लगा है। तो देखिए, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है।
नीरज तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नीरज, एक बड़ा सेटबैक आम आदमी पार्टी को फिर लगा है छत्तीसगढ़ में। कोमल हुपेंडी जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तब तो वो कह रहे थे कि क्योंकि उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया है, हारे हैं आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से, लेकिन अब देखिए वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो कुल मिलाकर स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी गई थी। देखिए, बिल्कुल पहले से लिखी गई थी। देखा जा रहा था कि लगातार जो है उनके बीच में जब चुनाव छोड़ने वाले थे, छोड़ने के बाद उनकी जो कुछ जगहों पर उन्हें देखा भी गया था। फिलहाल आज जब ये मुख्यमंत्री की सभा के दौरान पहुंचे तो उस दौरान सभी देखकर आखिर अचंभा रह गए कि आखिर कोमल हुपेंडी कैसे पहुंचे हुए हैं। कयास यही लगाए जा रहे थे उनके इस्तीफे देने के बाद से कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अंततः वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के लिए काफी बड़ा झटका है क्योंकि कोमल हुपेंडी प्रदेश अध्यक्ष थे और ये पार्टी का एक बहुत बड़ा चेहरा थे और पार्टी के इन्हीं के चेहरे पर जो है यहाँ की आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो चुनाव लड़ा करते थे। कोमल हुपेंडी ने खुद आम आदमी पार्टी के टिकट से जो है भानु प्रतापपुर विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ा है और ये अगर बीजेपी में शामिल हो गए तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसको फायदा मिलेगा क्योंकि आने वाले समय में जो कोमल हुपेंडी के कई ऐसे कार्यकर्ता थे जो कोमल हुपेंडी के साथ अब जुड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए खासा नुकसान है। तो बिल्कुल जो दूसरे पार्टी से बीजेपी ज्वाइन करे उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, जैसे कि हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में भी। ऐसे में देखना होगा कि यहाँ पर कोमल हुपेंडी को क्या जिम्मेदारी मिलती है। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। देवास की बात करते हैं, जहां पे निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। देवास नगर निगम की कचरा वाहन के ड्राइवर्स को भी महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिसके बाद से नगर निगम के ड्राइवर्स हड़ताल पर चले गए हैं। शहर में घर घर जाकर कचरा उठाने वाली गाड़ी कचरा उठाने नहीं पहुंची है और हड़ताल पर गए ड्राइवर्स का कहना है कि वेतन नहीं मिलने से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है फाइनेंशियली, और कुछ ड्राइवर्स ने तो ब्याज पर पैसा लिया हुआ है और ब्याज वाले उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे। इन सबसे परेशान होकर ड्राइवर्स ने अब हड़ताल का रुख किया है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ देवास नगर निगम में, जहाँ की नगर निगम की जो कचरा वाहन है उसके टायर थम चुके हैं। वहाँ के जो ड्राइवर हैं करीब 2.5 से 3 महीने हो गए, उनको अभी तक वेतन भी नहीं मिला है, साथ ही अपना घर कैसे चलाएं और उनसे जो नगर निगम कमीशन ने वादा करा था वो भी पूरा नहीं करा। हम बात करते हैं ड्राइवर भैया, क्या शुभ नाम है आपका? काका जी, क्या समस्या है आपकी और क्या बोला था आपने नगर निगम ने और क्या नहीं हुआ? अभी पेमेंट का बोला था, बोले पेमेंट आपको मिल जाएगा निगम की तरफ से, और निगम से पेमेंट कुछ हुआ नहीं। 2.5 महीना हुआ। अब 2.5 महीने होगा, आपको तनख्वाह नहीं मिली। किस तरह से आपको घर चलाने में तकलीफ आ रही है, क्या समस्या आ रही है आपको? अब ब्याज से पैसे लेके चला है तो हम ब्याज से भी कब तक लेंगे पैसे? अच्छा, 2.5 महीना हुआ। कितने ड्राइवर हैं इसे? वो ब्याज भी कैसे देंगे? ऐसे कम से कम 35 से 40 ड्राइवर। 40 ड्राइवरों का आज की तारीख में घर चलाना बड़ा मुश्किल होता है, बच्चों की फीस भरना है। तो आप लोगों ने नगर निगम ने आपसे क्या वादे करे थे और ये निभाए? नगर निगम ने वादे करे थे, बोले ये जो सोमवार गया, इस सोमवार से बोलते हुए आ रहा है, बोले पेमेंट आज डल जाएगा और ये दूसरा सोमवार मंगलवार होगा। अच्छा, इसके बाद हम बात करें आपसे, क्या ठेकेदारी की बात करी थी और किस तरह से आपको उन्होंने वादे करे थे और उन्होंने अभी निभाए नहीं है? ये जो भी जी बताएं, क्या वादे करे थे? बोले कि हम आपको निगम में कर देंगे और निगम में तो कुछ हुआ नहीं, और बोले अभी तो ठेकेदारी से पेमेंट दे रहा आपको और अगले महीने से देखेंगे जब आपके। पिछली बार भी कुछ दिनों पहले जब हड़ताल हुई थी, जब कितने दिन बाद पेमेंट कर दिया था इन लोगों ने? यही कोई जब हम थे ही नहीं। ये साफ तौर से नगर निगम जो है ड्राइवरों को किस तरह से तनख्वाह नहीं दे रही है, और वहीं कुछ जो इसमें ड्राइवर हैं जो ठेकेदार के हैं, आखिर अपना घर कैसे चलाएं, ये लोग बड़ी समस्या आ रही है इन लोगों को लेके। आज नगर निगम की कचरा गाड़ी के टायर थम चुके हैं। देवास से अरविंद चौक से। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक प्रेमी ने ही अपनी प्रेमी को जिंदा जलाने की कोशिश की है। इस हमले में युवती बुरी तरीके से झुलस गई है। उसको गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक युवती से मारपीट करता था, जिसके चलते उसने युवक से मिलना बंद कर दिया और मामला थाने में जाकर पहुंचा। इसी बात से नाराज होकर युवक ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। आज देने वाली घटना ये है कि ये बबीता दुर्वे है, ये जो है मलकापुर में रहती थी, मगर अभी 3 साल से जो है किराए से एक पेट्रोल पंप पे काम कर रही है हमलापुर में। तो वहाँ पे पेट्रोल पंप वालों ने इसको किराए का मकान दिलाए थे, तो वहाँ पे वो उसकी माँ के साथ में रहती है। तो ये करीब आर्यन मालवी नाम है इस लड़के का। ये करीब 3 साल से लिविंग रिलेशन में रह रहे थे। अभी इनका कुछ 15-20 दिन पहले इनका झगड़ा हुआ था, तो आर्यन मालवी जो है घर से चला गया था।
अभी ये कल ही वापस लौटा था और आज इनका भी सुबह विवाद हुआ था घर पे। इसी बात को लेकर इसमें जो है पेट्रोल डाल के लड़की के ऊपर आग लगाने की उसको कोशिश करी है। कौन सी धारा लगाई गई है, क्या मामला है? इसमें हमने हत्या के प्रयास की धारा लगाई है 307 और 452 और SC/ST की धारा लगाई है 3(2)B SC/ST एक्ट। आरोपी की तलाश की गई है। अभी उसके परिवार वाले सब इंदौर में रहते हैं, यहाँ पे उसका कोई रहने वाला नहीं है, पर उसकी लोकेशन के आधार पर उसको ट्रेस किया जा रहा है। धमतरी की बात करते हैं, जहां पर एक राइस मिल में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। बताया जा रहा है कि महिला ने साड़ी से फंदा लगाकर आत्महत्या की। तो वहीं आत्महत्या की जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला के परिजनों का कहना है कि महिला काफी समय से धमतरी में रहकर नौकरी कर रही थी। आत्महत्या क्यों की गई है, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। विदिशा में 5 दिनों के बाद कृषि उपज मंडी शुरू हुई है, जिसके चलते 800 से ज्यादा किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली उपज लेकर पहुंचे हैं। मंडी जैसे ही खुली, उसके अंदर जाने को लेकर किसानों को जद्दोजहद करना पड़ा। वहीं सबसे ज्यादा परेशानी अव्यवस्थित रूप से खड़ी हो गई ट्रैक्टर ट्रॉलियों की वजह से हुई। डाक होने और नीलामी होने के बाद से जब किसान बाहर निकलते हैं तो प्रयास करता है तो उन्हें 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है। 5 दिन के बाद मंडी शुरू होने और अव्यवस्थाओं की जानकारी मिलने के बाद SDM क्षितिज शर्मा भी मौके पर पहुंचे। इस बीच तमाम व्यवस्थाओं को देखा और उन्हें सुधारने के निर्देश दिए। समस्याएं जो आ रही हैं साहब, क्योंकि आड़ी टेढ़ी ट्राली लगी रहती हैं, हमें परेशानी आती है। किसान आते हैं, सुनते नहीं हैं दूसरे किसानों की, अपनी अपनी चलाते हैं। वो हम कहते हैं मतलब आपकी ट्राली सीधी कर लो, नहीं करते वो। क्यों, हम भी 2 दिन से डले हैं, 3 दिन से रहेंगे मंडी में। उसमें क्या दिक्कत आती है? दिक्कत ये आती है, ट्राली नहीं लग पा रही हमारी। कोई आता है, आज आया, आज ही करा के चला जाता है। ये मंडी कमेटी क्यों नहीं करती उसका? ट्राली अंदर नहीं आ पा रही हमारी, आप लोग ही रोक रहे हो और वहाँ पे हमें ट्राली नहीं लाने दे रहे अंदर। मंडी समिति द्वारा उसका कोई वो नहीं किया? कोई कुछ नहीं कर रहा है। मंडी तो बड़ी है, मगर लाइन में ट्रैक्टर 2 दिन तक नहीं घुस पाता, क्योंकि पहले से इतनी ट्राली लगा देते हैं आड़ी तिरछी, और आगे सामने लगा देते हैं। आधी ट्राली लगा, मतलब टेढ़ी ट्राली लगा देते हैं। 10 ट्राली की जगह 2 ट्राली रोक लेती हैं। इसके बाद यदि जैसे जैसे ट्राली लगा भी लेते हैं अपन, तो जब मंडी होती है तो निकलने में 2 ढाई 3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि आगे इतनी ट्रालियाँ एंड में लगी रहती हैं, वो रास्ते ही नहीं निकलती। देवास की बात करते हैं, जहां पे महिलाओं ने शराब को लेकर विरोध जताया है। शराब की दुकान बंद करके ताला डलवाया है। आपको बता दें कि नई दुकान 1 अप्रैल से खुली है, जिसको लेकर रहवासियों में आक्रोश है। इसके चलते बड़ी संख्या में महिलाओं ने पहुंचकर दुकान में के बाहर हंगामा किया और शराब की दुकान को लेकर विरोध किया। पन्ना से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पे जिले की नई पुलिस कॉलोनी में नर सांभर घुसा है। सांभर को देखकर पुलिस कॉलोनी में लोगों में अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सांभर को रेस्क्यू किया। इस लाइन में ये वन्य प्राणी सांभर आ गया था, जिसके बाद श्रीमान वन मंडलाधिकारी महोदय को सूचित किया गया। उनके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व का रेस्क्यू दल को सूचित किया गया। इसके बाद ये रेस्क्यू दल आया और हम लोगों ने सफलतापूर्वक इसका रेस्क्यू कर लिया है। अब डॉक्टर साहब इसका चेकअप करने के बाद इसको जंगल में रिलीज कर दिया जाएगा। कितने समय जानकारी मिली थी, कब से घुसा है, कितने घंटे? लगभग वही आधे 1 घंटे पहले ही आया था, जो जानकारी मिलने के पूर्व। यहाँ मतलब आप लोगों ने देखा भी है, यहीं था, तो उसको व्यवस्थित तरीके से टाइगर रिजर्व की उपस्थिति में, उनकी रेस्क्यू दल की उपस्थिति में उसका रेस्क्यू करा दिया गया है। रेस्क्यू करने के उपरांत कहाँ इसको छोड़ा जाएगा? अभी इसका डॉक्टर साहब टाइगर रिजर्व से वन्य प्राणी चिकित्सक हैं जो हमारे, वो इसका निरीक्षण करेंगे स्वास्थ्य से संबंधित। कोई अगर इशू नहीं है तो सामान्यतः उसको जंगल में हम लोग रिलीज कर देंगे।